हेलो गाइस, मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल करंट इन्फो पोर्टल में। आज हम बात करेंगे दो ऐसी विचारधाराओं के बारे में जो एक दूसरे की विरोधी हैं। कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म। कम्युनिज्म मतलब साम्यवाद, कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। आज इनके इतिहास के बारे में जानेंगे और इनमें से एक कोई ना कोई एक आइडियोलॉजी हर एक कंट्री में फॉलो होती है। चलिए आज इन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। आज हम जानेंगे मीनिंग ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में, पूंजीवाद का अर्थ क्या होता है। हिस्ट्री ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में जानेंगे, पूंजीवाद का इतिहास क्या है। मीनिंग ऑफ कम्युनिज्म जानेंगे, साम्यवाद का अर्थ क्या होता है। हिस्ट्री ऑफ कम्युनिज्म जानेंगे, साम्यवाद का इतिहास क्या रहा है। रशियन रेवोल्यूशन के बारे में जानेंगे, रूसी क्रांति के बारे में जानेंगे कि यहाँ से साम्यवाद की शुरुआत कैसी हुई। प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ कम्युनिज्म जानेंगे कि साम्यवाद की वर्तमान में स्थिति क्या है। लिमिटेशन ऑफ बोथ आइडियोलॉजी, दोनों विचारधाराओं की कमियों और सीमाओं के बारे में बात करेंगे। पॉजिटिव के इनके आइडियोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि इनके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, इनके दोनों के नकारात्मक और सकारात्मक बिंदुस क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं हम कैपिटलिज्म का, पूंजीवाद का मतलब क्या होता है। कैपिटलिज्म इज़ अ इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन द प्राइवेट ओनरशिप। इसका मतलब है कि कैपिटलिज्म, पूंजीवाद बात करता है कि सब कुछ सरकार के हाथ नहीं, निजी हाथों में होना चाहिए। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर ऑपरेशन फॉर प्रॉफिट, यानी इनका मतलब है कि जो भी उत्पादन होना चाहिए वो लाभ के पर्पज़ से होना चाहिए। उनका कहने का मतलब यही है कि अगर आप कोई भी सामान बनाते हैं तो उसको प्रॉफिट के लिए बनाइए, ना कि उसको फ्री में बांटने के लिए। पूंजीवाद की एक विशेष विचारधारा है कि हर चीज़ प्राइवेट होनी चाहिए ज़्यादातर, और जिसकी प्रॉपर्टी है उसके पास लीगल राइट होना चाहिए, कि अधिकार होना चाहिए कि वो उसके पास संपत्ति रहे और उसके संपत्ति के अधिकार को कोई छीन ना सके। इन अ कैपिटलिस्ट मार्केट, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड डिटरमाइंड बाय द ओनर ऑफ द वेल्थ। कैपिटलिस्ट पूंजीवादी ऐसे बाज़ार के बारे में बात करते हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट हर कोई कर सके, ना कि केवल सरकार, और सरकार इंटरफेयर ना करे कि बाज़ार में कितना उत्पादन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और किसके लिए होना चाहिए। इसके बारे में सरकार इंटरफेयर ना करे, यानी हस्तक्षेप ना करे। कैपिटलिस्ट बेस्ड ऑन ओपन मार्केट। कैपिटलिस्ट पूंजीवादी चाहते हैं कि बाज़ार खुला हो, ओपन मार्केट हो, यानी वहाँ पर कोई भी आके इन्वेस्टमेंट कर सके, और खुले द्वार की नीति होनी चाहिए कि वहाँ पर कोई भी आके आपका व्यापार कर सके। वो नहीं चाहते कि क्लोज मार्केट हो, ओपन मार्केट होना चाहिए। उनकी एक मेन ये आइडियोलॉजी का पार्ट है। हिस्ट्री ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद के इतिहास के बारे में जानते हैं। क्या था इसका इतिहास, कैपिटलिज्म कैसे स्टार्ट हुआ। कैपिटलिज्म पर अगर इसको देखा जाए तो ये एंशिएंट पीरियड यानी प्राचीन काल से ही शुरू हो चुका था। 16वीं शताब्दी से ही कुछ यूरोप में कुछ स्ट्रक्चर्स या कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जहाँ पर कैपिटलिज्म शुरू हो गया था। ऐसे कुछ हमें एविडेंस मिलते हैं। एडम स्मिथ ने अपनी बुक में द वेल्थ ऑफ द नेशन 1976 में कहा था कि इकोनॉमी खुली होनी चाहिए और उसमें कैपिटल और उसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट का, पर उन्होंने उसमें कैपिटलिज्म वर्ड का यूज़ नहीं करा था। 76 में उन्होंने अपनी बुक में ये मेंशन करा था और बताया था इसके बारे में। अर्ली इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति की जब शुरुआत का समय था तो एडम स्मिथ ने लेजिस फेयर थ्योरी दी थी, यानी हस्तक्षेप करने की नीति। यानी उन्होंने कहा था कि इकोनॉमी पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए, अर्थव्यवस्था पे किसी भी चीज़ का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, उसको खुला छोड़ देना चाहिए। मेनली एडम स्मिथ के बाद से ही इसको माना जाता है कि कैपिटलिज्म की स्टार्टिंग है। चलिए हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ कम्युनिज्म, साम्यवाद के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इकोनॉमिक्स और कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दोनों एक दूसरे के विरोधी आइडियोलॉजी है। कम्युनिज्म की, साम्यवाद की। कम्युनिज्म एक विचारधारा है जो बात करती है कि जो भी अर्थव्यवस्था में जो भी लोग हैं उनके बीच में इक्वलिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है यानी निजी संपत्ति उसको सीधे समाप्त करने की ये विचारधारा बात करती है। कम्युनिज्म सोशलिज्म से अलग है, साम्यवाद समाजवाद से अलग है, पर दोनों के काम है कि लोगों की भलाई करना, जैसे कि सभी के लिए स्कूल खुले हों, सभी को एजुकेशन मिले। पर इनके बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे सोशलिज्म बोलता है कि लोकतंत्र डेमोक्रेसी होना चाहिए, वैसे कम्युनिज्म कहता है कि लोकतंत्र डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, जो एक खाली बेकार चीज़ है। जहाँ कैपिटलिज्म बात करते हैं कि ओपन मार्केट होना चाहिए, वैसे कम्युनिज्म बात करता है कि क्लोज मार्केट होनी चाहिए, यानी खुले द्वार की नीति नहीं होनी चाहिए। सारा का सारा उत्पादन हमारे देश के अंदर होना चाहिए, जिससे वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, विदेशी कंपनियाँ ना आ पाएँ। जैसे पूंजीवाद में जितना भी उत्पादन प्रोडक्शन होता है वो प्रॉफिट के लिए होता है, पर कम्युनिज्म में बात करते हैं कि जितना भी उत्पादन और
होना चाहिए वो केवल वेलफेयर के लिए होना चाहिए, कल्याण के लिए होना चाहिए, लोगों के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि पूंजीवाद में क्या होता है कि सारी सरकार के पास कोई डिसीज़न नहीं होता, वहाँ पर मार्केट डिसाइड करती है, कि बाज़ार डिसाइड करता है कि उनको कितना इन्वेस्टमेंट करना है। वहीं पर कम्युनिज़्म के अंदर होता है कि वहाँ पर कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इकोनॉमी में क्या होना चाहिए, क्या उत्पादन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और किसके लिए होना चाहिए, ये सब डिसाइड करती है कौन? सरकार डिसाइड करती है। चलिए बात करते हैं साम्यवाद के इतिहास के बारे में, हिस्ट्री ऑफ कम्युनिज़्म। इसकी शुरुआत कैसे होती है? कार्ल मार्क्स एक जर्मन राइटर थे, पॉलिटिक्स थे, पॉलिटिशियंस के बारे में इनको डीपली नॉलेज थी। उन्हें एक थ्योरी लिखी थी कम्युनिज़्म के बारे में, मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट उनकी एक बुक थी, अंदर उन्होंने इसको लिखा था। उनको जर्मनी से वहाँ पर भगा दिया गया था, तो ब्रिटेन के अंदर उन्होंने रह के थ्योरीज लिखी थी इसके बारे में। चलिए जानते हैं। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो कैपिटलिज्म था, पूंजीवाद था, वो लेबर का खाली शोषण करता था और कुछ नहीं, उसका एक्सप्लोटेशन होता था लेबर का, और कुछ नहीं था पूंजीवाद उसके अकॉर्डिंग। उसने अपनी बुक में लेबर की सिचुएशन के बारे में बताया था, कैपिटलिज्म के बारे में। वो अपोज करता था, कैपिटलिज्म का विरोध करता था। चलिए इसके बारे में जानते हैं वो कैपिटलिज्म का क्यों विरोध करता था और उस समय लेबर की क्या सिचुएशन थी जिस वजह से उस थ्योरी को जनरेट करा। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति होने के बाद जर्मनी और फ्रांस में भी हुई, जिस वजह से वहाँ पर क्या हुआ, लेबर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ उत्पादन मशीन से होने लगा और वहाँ पर एक ऐसा ग्रुप पैदा हुआ जो बहुत ज़्यादा अमीर था और बहुत ज़्यादा गरीब था, और वहाँ पर लेबर से बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था। तो उसने कहा जो कैपिटलिज्म है वो खाली अमीरी को बढ़ावा देता है और गरीब को गरीब बनाता है। उसने इसी अकॉर्डिंग कहा कि ये खाली लेबर को दबाने वाली चीज़ है, यहाँ पर उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है और उनको बदले में कुछ नहीं दिया जाता है, और सारी की सारी मेहनत लेबर्स की होती है, पर उसका प्रॉफिट किसको मिलता है? केवल मालिक को। इसलिए उन्हें कैपिटलिज्म का विरोध करा। चलिए हम बात करते हैं रशियन रेवोल्यूशन, रूसी क्रांति के बारे में। कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी के अंदर एक कम्युनिज़्म नाम की एक चीज़ तो दे दी थी, पर उसको हकीकत में कैसे लेकर आएँ और किस कंट्री में लागू करें, तो इसके लिए रूसी क्रांति हुई। लेनिन इसके सबसे बड़े हेड थे जिन्हें कम्युनिज़्म को बढ़ावा दिया। 1917 में रूसी क्रांति के अंदर वहाँ पर क्या स्थापित हुआ? कम्युनिज़्म स्थापित हुआ, साम्यवाद स्थापित हुआ, और वहाँ पर वन पार्टी डोमेन, यानी वहाँ पर केवल एक ही पार्टी रहती है जहाँ पर भी साम्यवाद होता है और कोई और कंट्री नहीं होती है। मैं आपको एक ये बात बताना चाहता हूँ कि जिस कंट्री में भी साम्यवाद आया है वहाँ पर लड़ाई करके, संघर्ष करके और लोगों की हत्या करके वहाँ पर साम्यवाद को स्थापित करना है। कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी में कहा था कि अगर आपको लेबर के लिए कुछ करना है तो आपको जितने भी अमीर लोग हैं उन सबको मारना पड़ेगा, जब भी लेबरों की हुकूमत आ सकती है। तो इसी वजह से उन्होंने सारे के सारे जो भी कम्युनिज़्म के ख़िलाफ़ होते थे उन सब लोगों को मार दिया, और रशिया के अंदर रूसी क्रांति हुई। रूसी क्रांति के बाद वहाँ पर सबसे पहला जिस देश में साम्यवाद आया वो रशिया था, और रशिया के बाद वो यूएसएसआर में कन्वर्ट हो गया। रशियन रेवोल्यूशन के बाद चाइना के अंदर भी साम्यवाद आया, कंबोडिया के अंदर भी आया, नॉर्थ वियतनाम के अंदर आया, ईस्ट जर्मनी और अदर कंट्री के अंदर भी साम्यवाद बहुत तेज़ी से को बढ़ावा मिला। जिस देश में सबसे पहले साम्यवाद आया यूएसएसआर में 1991 में वो टूट जाता है, उसमें से 15 कंट्रीज निकलती हैं, और जिस कंट्री में सबसे पहले साम्यवाद आया वही कंट्री साम्यवाद से ख़त्म हो गई और वो डेमोक्रेसी में चेंज हो चुकी है, लोकतंत्र में चेंज हो चुकी है, और जो कैपिटलिज्म का विरोध करते थे वो खुद पूंजीवाद में बदल चुके हैं। इस समय कुछ ही कंट्री बची हैं जो कम्युनिज़्म को फॉलो करती है, साम्यवाद को, जैसे चाइना, वियतनाम, कंबोडिया। के विघटन के बाद, उसके डिसइंटीग्रेशन के बाद जो सबसे बड़ा साम्यवाद का जो देश माना जाता था वो टूट जाने के बाद जो कम्युनिज़्म की जो थ्योरी थी वो पीछे रह गई है पूंजीवाद की थ्योरी से। जो उनकी विचारधारा थी उससे वो पीछे रह चुकी है। बट अभी भी चाइना, जहाँ पर कम्युनिज़्म है, वो बहुत तेज़ी से इस विचारधारा के साथ अपने आप को बढ़ा रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो सबसे बड़ी कंट्रीज़ थी, यूएसएसआर और अमेरिका। अमेरिका पूंजीवाद को मानता था, कैपिटलिज्म को, और यूएसएसआर कम्युनिज्म को मानता था। अब तो यूएसएसआर रहा नहीं है, पर इस समय जो चाइना है, चाइना इस समय सीधे चैलेंज कर रहा है अमेरिका को कम्युनिज्म की तरह। यानी अभी भी हम ये नहीं कह सकते जो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी है वो पीछे रह गई है कैपिटलिज्म की, जैसे चाइना भी अभी ग्रोइंग कर रहा है, अपने आप को बढ़ावा दे रहा है। चलिए बात करते हैं दोनों, इनके कमियाँ क्या हैं और इनमें क्या खामियां हैं, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। कैपिटलिज्म की सबसे बड़ी कमी है कि इसके बीच में अमीर बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है और गरीब बहुत ज़्यादा गरीब हो जाता है। इस गैप में अमीर अमीर होता जाता है और गरीब गरीब होता जाता है।
जिसको कभी भरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जिन लोगों की कम इनकम है वहाँ पर ज़्यादा बेकार हो जाता है, उन फैमिलीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लोडिंग हो जाता है, क्योंकि सब कुछ प्राइवेट होता है। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ सपोर्ट देती है, जिससे आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं और आपको कुछ सपोर्ट मिलता है, जिसमें आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। पर जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा होता है तो वहाँ पर आपको हर चीज़ के लिए पैसा देना पड़ता है। इन जगहों पे लैक ऑफ सोशल वर्क होता है, यानी वहाँ पर सोशल स्कीम कम चलती है, यानी वेलफेयर यहाँ पर जहाँ पर लोगों की भलाई कर सके ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा कम रहती हैं। गवर्नमेंट का इंटरफेयर भी इकनॉमी में अर्थव्यवस्था में बहुत कम होता है, जिस वजह से कभी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाते हैं तो वहाँ पर गवर्नमेंट कुछ इंटरफेयर नहीं करती कि जहाँ पर लोगों को कुछ सपोर्ट मिल सके, उनको हेल्प मिल सके, जिससे वो उनको बचा सके इस इन्फ्लेशन या महंगाई से। कम्युनिज्म में वन पार्टी डोमेन्स होता है, केवल वहाँ पर एक ही पार्टी होती है, यानी दूसरी कोई पार्टी नहीं होती। यानी आपको एक ही पार्टी को वोट देना है, एक ही पार्टी को जिताना है और वही आपके लिए रूल करेगी और वही आपके लिए भलाई करेगी, चाहे आप अच्छा काम करे या सरकार या बुरा काम करे। आपके पास कोई विकल्प नहीं है उसको चेंज करने का। कम्युनिज्म देश में राइट टू फ्रीडम नहीं होती है। ज़्यादातर देशों में आपको सरकार की ही सुननी पड़ती है और आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं। जैसे चाइना में और वियतनाम में देखिए, वहाँ पर फुल कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट का। इन देशों में कुछ अलग खोजने की कमियां बहुत कम रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर ज़्यादा रहते हैं, प्राइवेट सेक्टर कम रहते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर जैसे आप जानते हैं कि जैसे जियो है, जियो मार्केट में उतरा तो उसने प्राइस रेट एकदम कम कर दिया, यानी इस वजह से भी वहाँ पर कम्युनिज्म के वजह से वहाँ पर कुछ इनोवेशन, कुछ नई चीज़ ढूंढने में बहुत कमियाँ होती हैं। इन देशों में नो मूवमेंट अलाउड, यानी कोई भी वहाँ पर आंदोलन करना अलाउड नहीं। जैसे आपको इंडिया में आप आंदोलन कर सकते हैं, पर वहाँ पर किसी भी प्रकार का आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, वहाँ पर पारदर्शिता बहुत कम रहती है। सरकार आपके साथ क्या काम कर रही है, कुछ काम कर रही है, आप उनके बारे में पता नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप नहीं जान सकते हैं। वहाँ पर साम्यवादी देशों में ज़्यादातर उनका स्लो ग्रोथ रहता है, उनका रेट बहुत ज़्यादा कम रहता है, वो उनकी अर्थव्यवस्था बहुत धीमे से बढ़ती है, ना कि तेज़ी से। साम्यवादी देशों में कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर गवर्नमेंट की कंपनियां होती है, प्राइवेट कंपनियां बहुत ज़्यादा कम होती हैं, तो वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम रहता है। चलिए बात करते हैं दोनों विचारधाराओं के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। अब बात करते हैं कैपिटलिज्म पूंजीवाद की कुछ अच्छाइयों के बारे में। वहाँ पर क्या रहता है, लीड ऑफ इनोवेशन, यानी वहाँ पर कुछ ना कुछ नया खोजा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं, उनके बीच में कंपटीशन होता है, तो वो कुछ ना कुछ नया ढूंढ के लेकर आने की कोशिश करते हैं कस्टमर के बारे में। कैपिटलिज्म कंट्रीज़ में ज़्यादातर डेमोक्रेसी होती है और वो डेमोक्रेसी को बढ़ावा देते हैं, लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, यानी वहाँ पर आपके पास चुनने का विकल्प होता है कि आप सरकार को चुन सकते हैं। वहाँ पर आपके अधिकारों का वॉल्यूशन नहीं होता है, हनन नहीं होता है। अगर आपका किसी भी अधिकार का हनन होता है तो वहाँ पर आप वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अपनी अर्जी दे सकते हैं और वहाँ पर अपने अधिकारों को ले सकते हैं। जैसे भारत है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, अगर यहाँ पर किसी का भी अधिकार हनन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। कैपिटलिज्म व्यक्तिगत को बढ़ावा देता है, इसके अंदर कस्टमर को फ़ायदा नुकसान दोनों हो सकता है। चलिए हम बात करते हैं साम्यवाद की। यहाँ पर लोगों की भलाई के लिए कल्याणकारी योजना, सोशल वेलफेयर जैसी स्कीम बहुत चलाई जाती हैं। यहाँ पर सभी लोगों को रोजगार दिया जाता है, एम्प्लॉयमेंट्स दिया जाता है, ये पूरी कम्युनिटी को बढ़ावा देते हैं, सभी को संशोधन प्राप्त करने की बात करते हैं। इन कंट्रियों में प्राइस को कंट्रोल करने की हमेशा बात चलती है कि किसी को भी ज़्यादा प्राइस महंगा ना पड़े। आई होप आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बताएं कि आपको किस टाइप की वीडियो अच्छी लगती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। कर दो भाई स्टॉप। आ जाओ लालू, तुम्हारा काम शुरू हो गया एडिटिंग का।